रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती है या रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, जिन नलिकाकार संरचनाओं में, जिन नलिकाकार संरचनाओं में रुधिर का प्रवाह होता है, रुधिर वाहिनियां कहलाती है। जिन नलिकाकार संरचनाओं में रुधिर का प्रवाह होता है क्या कहलाती है? रुधिर वाहिनियां। शरीर में मुख्य प्रकार से 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां है, धमनी, शिरा और केशिकाएं। अब देखिए धमनी क्या है, शिरा क्या है और केशिका क्या है। ऊतकों या अंगों से रक्त को हृदय में ले जाने वाली रुधिर वाहिनी धमनी कहलाती है। हृदय से अंगों या ऊतकों तक रक्त लाने वाली वाहिनी शिरा कहलाती है और शिरा और धमनी को आपस में जोड़ने वाली रुधिर वाहिनी केशिका कहलाती है। केशिका सबसे छोटी होती है, इसका व्यास कम होता है। पहले देख लीजिए धमनी की जैसे जैसे धमनी शाखाओं में विभेदित होती जाती है उन्हें धमनिकाएं कहते हैं। ठीक है, धमनी शाखाओं में विभेदित होगी तो धमनिकाएं, शिरा विभेदित होगी तो शिरिकाएं, और केशिकाएं विभेदित नहीं होती है क्योंकि केशिकाएं पहले से ही क्या है, पतली है। और धमनी, शिरा और केशिका ये अगर इनकी काट काट के देखें तो इनमें 3 स्तर दिखाई देते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मेडुला, ट्यूनिका इंटीमा। इन्हें हिंदी में बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंतःकंचुक कहते हैं। बाह्य कंचुक या ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो संयोजी ऊतक से मिलकर निर्मित होती है जिसमें अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु उपस्थित होते हैं। ट्यूनिका मेडुला अरेखिक पेशियों के वर्तुल रूप में व्यवस्थित होने से बनती है। इनमें भी प्रत्यास्थ तंतु पाए जाते हैं। प्रत्यास्थता के कारण रुधिर वाहिनियां सिकुड़ जाती है, फैल जाती है। ट्यूनिका इंटीमा स्कल की उपकला से बनी होती है, ये कांच के समान चिकनी होती है। तो प्रश्न छोटा 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, कांच के समान चिकनी कांच के समान चिकना कौन से स्तर का होता है? रक्त वाहिनियों के कौन से स्तर का कौन सा स्तर जो है वो कांच के समान चिकना होता है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूनिका इंटीमा। अब देखिए ये 3 स्तर होते हैं। अगर अपन धमनी, ये मान लीजिए कोई भी धमनी है, इसकी काट काट कर देखें तो 3 स्तर दिखाई देते हैं, लेकिन केशिकाओं में केवल अंतःकला यानी ट्यूनिका इंटीमा ही पाए जाते हैं। ट्यूनिका मेडुला और ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं पाया जाता, यानी बाह्य कंचुक और मध्य कंचुक जो है वो केशिकाओं में अनुपस्थित होता है। केशिकाओं के अगर व्यास की बात करें तो ये 4 से 10 म्यूएम यानी छोटी, इनका व्यास जो है वो अत्यंत कम होता है। ठीक है, और ये सबसे पतली रुधिर वाहिनियां होती है, 4 से 10 म्यू व्यास, और इनकी मोटाई जो है वो लंबाई, इनकी लंबाई जो है 0.3 mm मिलीमीटर से अधिक नहीं होती है। 0.3 mm क्या होती है? इनकी लंबाई होती है, यानी केशिकाएं छोटी छोटी होती हैं। और जो इनका काम क्या है? ये रुधिर ऊतक विनिमय, यानी जो शिराएं हैं या धमनिकाएं हैं, उन शिराओं और धमनिकाओं से ये ऊतक है तो इनका संपर्क कौन कर रही है? ये केशिकाएं कर रही है। ये इतनी लंबी 0.3 mm लंबी होती है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें धमनी और शिरा की तो एक मुख्य अंतर आपको बता दिया, और इनको समझने के लिए क्या करते हैं अपन, धमनी और शिरा दोनों में अंतर कर लेते हैं ताकि आपको धमनी और शिरा समझ में आ जाए, और अगर अंतर का प्रश्न आता है तो वो भी आप आसानी के साथ कर दें। धमनी और शिरा, सबसे पहले परिभाषा, हृदय से रक्त ले जाने वाली धमनी, हृदय को रक्त लाने वाली शिरा। ठीक है, धमनी और शिरा में अंतर देख लीजिए। धमनी के अंदर मध्य कंचुक, ठीक है, यानी ट्यूनिका मीडिया मोटा होता है, शिराओं के अंदर ट्यूनिका मीडिया पतला होता है, व्यास में शिरा से कम होती है, इनका व्यास अधिक होता है, रुधिर प्रवाह तेजी से व अधिक दाब से होता है, रुधिर प्रवाह कम दाब से व धीमा होता है, कपाट नहीं पाए जाते, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, केवल महाधमनी एवं फुफ्फुस कांड में अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होते हैं और इसमें कपाट पाए जाते हैं। ये प्रत्यास्थ होती है, ये दृढ़ है एवं अप्रत्यास्थ है, इसमें शुद्ध रुधिर बहता है और इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ये मुख्य मुख्य अंतर हो गए धमनी और शिरा में। वैसे क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय की ओर लाने वाली वाहिनियों को शिरा कहते हैं और
शिरा जो है वो पतली शाखाओं में विभक्त होती है तो उसे शिरिका कहते हैं, और शिरिका से और पतली जब शाखाएं होती है तो उन्हें शिरिकाएं कह देते हैं। इसी प्रकार हृदय से रक्त अंगों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं, और धमनी की शाखाओं को धमनिका, और धमनिका जब और छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है तो उन्हें धमनिकाएं कह देते हैं। अब धमनी में सामान्यतः, ये याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न बनता है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। सामान्यतः धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का तात्पर्य है CO2 जनित रक्त, और धमनियों में O2 जनित रक्त, अर्थात ये फेफड़ों से हृदय तक रक्त लेके आती है, उसमें ऑक्सीजन होती है, और हृदय से रक्त लेके जाती है, उसमें ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ एक प्रश्न जो बनता है कि वह धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और वह धमनी कौन सी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो हृदय को जाने वाली क्या कहलाती है, फुफ्फुसीय। हृदय और फेफड़ों के मध्य जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, ये दो आप प्रश्न जो है वो उनके उत्तर याद रखेंगे। शिराओं में सामान्यतः क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम क्या है, फुफ्फुसीय शिरा। धमनी में साधारणतः शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कौन सी है, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, शिरा पूछे तो फुफ्फुसीय शिरा, और धमनी पूछे तो फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, उसके बाद में अपना टॉपिक है हृदय की बाह्य संरचना। मनुष्य का हृदय एक पेशीय अंग होता है। हृदय की बाह्य संरचना, ये क्या है, हृदय की अपन क्या पढ़ रहे हैं, बाह्य संरचना। दो संरचना पूछी जाती है, हृदय की आंतरिक संरचना और हृदय की बाह्य संरचना। तो मनुष्य का हृदय जो है वो एक पेशीय अंग होता है, इसका आकार एक बंद मुट्ठी के समान होता है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये अपने को याद रखना है, हृदय की उत्पत्ति जो है वो किससे हो रही है, मेसोडर्म से, मध्य जननिक स्तर से। मानव का हृदय वक्ष गुहा में कुछ बाईं ओर स्थित होता है, और इसका जो अग्रभाग है वो स्टर्नम, ये जो अस्थि थी वो अपनी क्या थी, स्टर्नम थी, और वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य यह स्थित होता है। और इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और इस आवरण और हृदय की जो भित्ति है, आवरण और हृदय की भित्ति के मध्य एक द्रव्य भरा हुआ रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह तरल हृदय संकुचन के समय एवं हृदय के आसपास के ऊतकों के मध्य घर्षण को कम करने का कार्य करता है। और अगर हृदय की भित्ति की बात करें तो हृदय की भित्ति जो है वो 3 स्तरों में विभक्त होती है, जिन्हें क्रमशः एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम कहते हैं। यानी 3 स्तरों से हृदय की भित्ति जो है वो बनी हुई रहती है। हृदय का पेशी स्तर हृदय पेशियों से निर्मित होता है। 3 प्रकार की पेशियां होती है, आप लोगों को याद होगा, अरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदय पेशी। तो हृदय के अंदर पाई जाने वाली पेशियों को योग कर सकते हैं कि हृदय पेशी कहते हैं, जिनमें कभी भी थकान उत्पन्न नहीं होती। जिस दिन हृदय में थकान उत्पन्न हो जाएगी, व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें तंत्रिका कोशिकाओं का अभाव होता है। केवल स्वायत्त तंत्रिका तंतु से कुछ तंतु, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से कुछ तंतु हृदय के अंतर्गत आते हैं। तो ये होगी अपनी हृदय की बाह्य संरचना। तो आज अपन ने रक्त पढ़ा, और रक्त का थक्का बनना पड़ा, और उसके पश्चात में रुधिर वाहिनियां, और तीसरा अपना रुधिर परिसंचरण तंत्र का भाग था क्या, हृदय, जिसके अपन ने बाहरी संरचना देख ली। कल अपन इसकी आंतरिक संरचना और क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।